हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट गाइडलाइन। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लेकिन एमसीक्यू से पहले कुछ हम फैक्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक्स से। तो स्टैटिक्स में हम जो भी बॉडी कंसीडर करते हैं वो रिजिड बॉडी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजिड बॉडी का डिफिनीशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का डिफिनीशन है ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल डज नॉट चेंज व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। तो इस डिफिनीशन से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये डिफिनीशन याद होना चाहिए। सेकेंड हम बात करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। चूँकि स्टैटिक्स में जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है ये दो फोर्स किसी एंगल पे वर्क करते हैं तो उनके बीच का रिजल्टेंट बताता है। तो मान लेते हैं कि पी और क्यू दो फोर्स हैं जो अल्फा एंगल पे वर्क कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे आर स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा होता है। ठीक है, अब इसको यदि हम केवल आर की बात करें तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। यानी जब भी हम दो फोर्स किसी एंगल पे एक्ट करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आर इजिकल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। यदि आर स्क्वायर कहेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में यहाँ पे देखें कॉस अल्फा यहाँ पे कॉस 90 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस अल्फा की जगह पे 90 कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। यानी कॉस 90 का वैल्यू हमेशा क्या होगा आपका 0। तो यहाँ से अभी ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यानी अल्फा इजिकल टू 90 डिग्री होगा, उस केस में आर का जो वैल्यू होगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। अब हम बात करते हैं यदि अल्फा इजिकल टू 0 हो जाए। अल्फा इजिकल टू 0 कब होता है, जब अल्फा इजिकल टू 0 तब होगा जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में वर्क करें। तो जब अल्फा इजिकल टू 0 होगा उस केस में कॉस अल्फा यानी कॉस 0 यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू होता है आपका 1। यानी यहाँ से मिल जाएगा आपको आर स्क्वायर का वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। और ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq होता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर इजिकल टू हो जाएगा पी प्लस क्यू। और इस केस में यानी अल्फा इजिकल टू 0 यानी जब भी दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन वर्क करेंगे उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इन दोनों का सम हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे केस थर्ड। तो केस थर्ड में अल्फा इजिकल टू 180 डिग्री है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यदि वर्क करने लगे दोनों फोर्स तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा आर इजिकल टू हो जाएगा क्यू माइनस पी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है वो -1 होता है। यहाँ से मिल जाएगा आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq और ये जो वैल्यू होता है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इजिकल टू मिल जाएगा आपको p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट आर इजिकल टू हो जाएगा p माइनस क्यू। और इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका मिनिमम। ठीक है, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेंगे या 180 डिग्री वर्क करेंगे तो उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, मिनिमम। तो आपसे इस क्वेश्चन इफेक्ट नंबर 2 से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 यानी रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेज। यदि एनी नंबर ऑफ फोर्सेज किसी एक्स एक्सिस के अलांग बहुत सारे फोर्स यदि वर्क करते हो और वाई एक्सिस के अलांग बहुत सारे फोर्स वर्क करते हो तो उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स आर होता है वो होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे जो एक्स होता है सम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस होता है और वाई इक्वल टू सम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस। हम बिल्कुल डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि आप इन सब चीज़ों को पढ़े हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो काम है वो है छोटे छोटे प्रश्न को या छोटे छोटे फैक्ट को ध्यान में रखना, क्योंकि इसी से हमको एमसीक्यू जो भी आएंगे उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है लॉ-मीज थ्योरम, जिससे हम जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं इसका यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो लॉ-मीज थ्योरम क्या होता है, तो लॉ-मीज थ्योरम में यदि 3 फोर्स जो होते हैं किसी एक पॉइंट पे वर्क करते हैं और इन फोर्सों के बीच का यदि एंगल पता होता है तो उस केस में जो लॉ-मीज थ्योरम होता है P, जैसे फोर्स P की बात करें तो इसके अपोजिट जो एंगल बनता है इन दोनों फोर्स के बीच अल्फा, तो P अपॉन साइन अल्फा हो जाता है। और ऐसे ही
क्यू के अपोजिट एंगल बीटा बन रहा है तो क्यू अपान साइन बीटा हो जाता है। और ऐसे ही आर फोर्स की बात करें तो आर का अपोजिट बन रहा है गामा, तो आर अपान साइन गामा होता है। तो लामीस थ्योरम याद रखिएगा, लामीस थ्योरम क्या होता है, पी अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपान साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपान साइन गामा। ये होता है आपका लामीस थ्योरम। इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। कोई फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होता है, तो कोई फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में तभी होगा जब वो किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाए तो बॉडी न तो मूव करे, ठीक है, उसमें कोई भी मोशन न हो, तो उस केस में जो फोर्सेज जो होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम विच हैव जीरो लीनियर रिजल्टेंट एंड जीरो टर्निंग इफेक्ट, यानी न तो लीनियर मोशन हो और न ही उसमें कोई टर्निंग इफेक्ट, यानी न ही उसमें कोई रोटेशन हो और न ही उसमें कोई लीनियर मोशन हो। तो उस केस में क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो आर होता है वो जीरो होता है और आर का वैल्यू होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल टू जब जीरो होगा तो उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। और दो नंबर का स्क्वायर का सम जीरो तभी होता है जब एक्स इक्वल टू क्या हो, जीरो हो और y इक्वल टू जीरो, इन दोनों अलग अलग जीरो होगा तभी किसी नंबर के स्क्वायर का सम जीरो होता है। तो यहाँ से जो हमको मिलता है फोर्सेज इंक्लूडिंग का कंडीशन होगा x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x जो है सम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स अलोंग x एक्सिस एंड y इक्वल टू सम अलजेब्राइक सम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग y एक्सिस। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी can be reduced to a single force R is equal to under root में x square plus y square and a couple of moment G is equal to summation x1 y1 minus y1 x1 about origin। अब देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी पे, एक सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हम जो पूरे सिस्टम को एक सिंगल फोर्स और एक कपुल ऑफ मोमेंट में रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो सिंगल फोर्स होता है उसका जो वैल्यू होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, जहाँ पे एक्स अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल रिजॉल्व फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस है। और जो कपुल ऑफ मोमेंट जी होता है समेशन x1 y1 माइनस y1 x1, ठीक है। तो यहाँ पे जो x1 y1 है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट में जिस पॉइंट पे फोर्स वर्क कर रहा है, और y1 x1 जो है उसी पॉइंट पे जो फोर्स का जो रिजल्ट पार्ट है वो है, ठीक है। यदि समेशन हटाएं इसको तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 y1 माइनस y1 x1 प्लस x2 y2 माइनस y2 x2, ऐसे सम कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा फैक्ट है वो है 7 नंबर का, the moment of a system of coplanar forces acting on a rigid body about a point QHK is, यानी वहां पे पहले वाले में जो मोमेंट हमने फाइंड किया था वो ओरिजिन के अबाउट फाइंड किया था, लेकिन यदि इस ओरिजिन, जैसे कि आपको ऐसे ओरिजिन ये है जीरो और इस यहाँ से यदि किसी पॉइंट पे इस सेंटर को रिड्यूस कर दिया जाएगा, जैसे कि ये पॉइंट पे जिसका एच के कोऑर्डिनेट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में जो मोमेंट मिलेगा जी डैश वो होता है जी माइनस एच वाई प्लस के एक्स, जहाँ पे y और x क्या है, x के सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस और y सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट हैं, इसी टाइप के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। आगे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कि किस तरह के इस पे एमसीक्यू बनते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो है फैक्ट नंबर 8। तो आइए देखते हैं फैक्ट नंबर 8 क्या कर रहा है। फैक्ट नंबर जो 8 है, ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स और ए सिंगल कपुल। अब देखिए जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है उनको एक सिंगल फोर्स एंड ए सिंगल मोमेंट में रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उनको केवल सिंगल फोर्स में भी रिड्यूस कर सकते हैं और ए सिंगल कपुल में रिड्यूस कर सकते हैं। तो उस समय जो फोर्स सिंगल फोर्स में रिड्यूस करते हैं वो ओरिजिन से ओ डिस्टेंस पे होता है। यहाँ पे एक इक्वेशन मिलता है जी अपन आर इक्वल टू ओ डैश, तो ये रिजल्ट आपसे एमसीक्यू करके पूछा जा सकता है। और वहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर जो मिलता है, यानी यहाँ पे जो सिंगल कपुल में यदि हम रिड्यूस करते हैं तो वहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर जो मिलता है वो होता है एक्स वाई माइनस वाई एक्स इजिकल टू जी, जहाँ पे स्मॉल एक्स और वाई जो हैं वो कोऑर्डिनेट हैं और वाई और एक्स जो हैं वो फोर्सेस हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो है फैक्ट नंबर 9, और इसमें कहा जा रहा है कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। जो जनरल कंडीशन होता है कि इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन होता है वो होता है r इज इक्वल टू 0। जब r 0 होगा तो x 0 भी होगा और y 0, क्योंकि r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x और y अलग अलग 0 होने चाहिए, और जो होता है मूवमेंट वो भी क्या होना चाहिए 0। यही आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट का। तो नेक्स्ट फैक्ट हमारा कि वर्चुअल वर्क से रिलेटेड है। तो फॉर ए स्ट्रिंग वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू, यानी स्ट्रिंग के लिए जो वर्चुअल वर्क डन होता है उसका जो वैल्यू होता है माइनस टी डेल्टा एल, जहाँ पे टी है टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसका वैल्यू निगेटिव होता है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जो स्ट्रिंग के लिए वर्चुअल वर्क डन होता है वो होता है माइनस टी डेल्टा एल, और फॉर ए रॉड के लिए जो वर्चुअल वर्क डन होता है वो होता है टी डेल्टा एल। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है तो उस केस में जो वर्चुअल वर्क डन होता है वो क्या होता है 0। यहाँ पे जो बात करें स्ट्रिंग का वो एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और ये एक्सटेंसिबल रॉड है, ठीक है। तो जो एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए वर्चुअल वर्क डन हुआ वो क्या होगा माइनस टी डेल्टा एल, और जो एक्सटेंसिबल रॉड के लिए वर्चुअल डन होगा क्या होगा टी डेल्टा एल। ये पॉजिटिव रॉड के लिए पॉजिटिव होता है और स्ट्रिंग के लिए निगेटिव। और इन एक्सटेंसिबल यानी जो स्ट्रिंग होगा उसमें एक्सटेंशन नहीं होगा, उस केस में जो वर्चुअल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम फैक्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो क्या है, वो है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ एक कॉमन कैटेनरी, यानी इसमें कैटेनरी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी जो होता है, किसी कैटेनरी का इंट्रिंसिक जो इक्वेशन होता है यस इज इक्वल टू सी टेंस आई, वेयर सी इज पैरामीटर ऑफ कैटेनरी। तो ध्यान में रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी क्या होगा, तो वो आप बताएंगे एस इज इक्वल टू सी टेंस आई। अब हम बात करेंगे, यदि आपको एक कॉमन कैटेगरी यहाँ पे दे दी जाए, फिगर देखिए यहाँ पे एक कॉमन कैटेगरी दे दिया जाए, ठीक है, एक कैटेगरी दिया गया आपको। तो यहाँ से ए और बी यानी ए बी को हम बोलते हैं स्पॉन ऑफ द कैटेगरी। यदि आपसे पूछा है कि ए बी इज व्हाट, तो ए बी इज स्पॉन ऑफ कैटेगरी होगा। और जो डी सी, ये जो डी सी है ना, इसको हम बोलते हैं सैग ऑफ द कैटेगरी। क्या बोलते हैं इसको, सैग ऑफ द कैटेगरी। तो यहाँ से डी सी क्या हो जाएगा, सैग ऑफ कैटेनरी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो है आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। अभी हमने पढ़ाई इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, अब हम बात करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी यदि आपसे पूछाएगा तो ये आप बताएंगे y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी जो होता है क्या होता है, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट के लिए, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन दिए गए हैं कैटेगरी से रिलेटेड, तो आइए एक एक करके देखते हैं। इस पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो पहला जो इसमें दिया गया है, रिलेशन बिटवीन यक्स एंड यस। यक्स और यस में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। यानी एक्स और यस में आपको रिलेशन पूछेगा तो क्या बताएंगे, एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। फिर आपका जो सेकेंड है वो है रिलेशन बिटवीन y एंड यस। y और यस में जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। वैसे सारे रिलेशन आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में चूंकि डिस्क्रिप्टिव होता था इसके पहले, तो जो भी आपसे रिलेशन पूछेंगे वो प्रूव करने के लिए दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे फार्मूले पूछ लिए जाएंगे, इनसे बीच रिलेशन पूछ लिए जाएंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड रिलेशन ये वाला है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है y एंड साई में, तो y साई इज द एंगल, y एंड साई में क्या होगा रिलेशन, y इज इक्वल टू सी सेक साई। क्या बताएंगे आप, y एंड साई में जो रिलेशन होगा क्या होगा, y इज इक्वल टू सी सेक साई। अब अगला जो हमारा रिलेशन वो है x एंड साई में, तो x एंड साई में क्या बताएंगे, x और साई में जो रिलेशन होता है x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है वो है टेंशन एंड ऑर्डिनेट में रिलेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। टेंशन एंड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो टेंशन और ऑर्डिनेट में, टेंशन है उसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेंशन और ऑर्डिनेट में जो हमारा रिलेशन होगा t इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, ठीक है। क्या होगा, t इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। और इसी को हम ये भी कह सकते हैं t इज इक्वल टू
W, और y का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, वाई स्क्वायर जो होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यहाँ पे टी इजिकल डब्ल्यू अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी ये सब हमारे जो आपको 5 रिलेशन दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा और इससे एक नहीं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कैटेनरी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है ds अपॉन डी साई, और यही वैल्यू होता है इसके इक्वल सी सेक स्क्वायर साई, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है सी सेक स्क्वायर साई, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्ट क्या है, देखिए एक फैक्ट से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, लेकिन एक एमसीक्यू से यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे, लेकिन यदि एक फैक्ट पढ़ रहे हैं तो इससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्ट को ज़्यादा ध्यान में रखा कीजिए, ये सब पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो 15 नंबर का है और इसमें बताया गया कि फॉर ए कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मास पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है कि फॉर ए कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यदि कोई कैटेनरी है ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का कोई कैटेनरी है तो मास पर यूनिट लेंथ प्रोपोर्शनल होता है किसकी, मास पर यूनिट लेंथ जो प्रोपोर्शनल होता है वो होता है कॉस हाइपरबोलिक यस अपॉन ए के। क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉस हाइपरबोलिक यस अपॉन ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फॉर ए कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मास पर यूनिट लेंथ जो प्रोपोर्शनल होता है कॉस हाइपरबोलिक यस अपॉन ए के। नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारा 16 नंबर का, इफ ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग hangs freely under gravity the mass per unit length is proportional to sec square psi upon rho। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि कैटेनरी जो है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का है और उस केस में मास पर यूनिट लेंथ जो है प्रोपोर्शनल होगा cos हाइपरबोलिक यस अपॉन ए के। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रिंग यदि हैंग है फ्रीली अंडर ग्रेविटी के अंदर यदि कोई स्ट्रिंग है हैंग्स है फ्रीली हैंग्स है, तो उस केस में जो मास पर यूनिट लेंथ जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, सेक स्क्वायर साई अपॉन रो के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारा 17 नंबर का, इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, कह रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन में वर्क डन W इज मैक्सिमम, यानी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस केस में जो भी वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा सकता है कि किस केस में वर्क डन मैक्सिमम होता है, तो आप बताएंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और किस केस में मिनिमम होता है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में मिनिमम होता है। इफ W इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यदि जो वर्क डन है वो ना तो मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम है, देन इक्विलिब्रियम इज आइदर न्यूट्रल और अनस्टेबल। तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, या तो न्यूट्रल होता है या फिर अनस्टेबल होता है। और एक चीज़ दोस्तों और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डिफिनीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके डिफिनीशन को ध्यान में रखिएगा। इससे डीडू में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अनस्टेबल का डिफिनीशन जो होता है वो क्या होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो भी डिफिनीशन होता है वो क्या होता है। तो आप इन दोनों के डिफिनीशंस को अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो फैक्ट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे फैक्ट हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू के। तो चलिए अब तैयार हो जाइए एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। तो अभी जो भी हम फैक्ट पढ़े हैं यदि आप उसको ध्यान में रखते हैं तो हमारा जो भी एमसीक्यू मिलेगा वो इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला एमसीक्यू क्या है। तो यहाँ पे हमको जो दिया गया है कोप्लेनर फोर्सेस से रिलेटेड एमसीक्यू। तो कोप्लेनर फोर्सेस से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है उनको हम देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला उसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ रिजिड बॉडी इज reduced टू अ सिंगल फोर्स, देन द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग इज। यहाँ पे कह रहा है कि सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी
पर एक्ट कर रहा है और इसको हम रेड्यूस कर रहे हैं एक सिंगल फोर्स में, देन द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट, इक्वेशन ऑफ जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ जहाँ पे सिंबल जो है वो अपने यूजुअल मीनिंग को रखते हैं। तो उस केस में जो हमारा क्या इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट होगा वो होगा एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू जी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अभी जो हमने इसके पहले फैक्ट में बात किया था, तो इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू जी। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट अपना एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है A system of coplanar forces acting on a rigid body are equivalent to a single force R is equal to under root x square plus y square and a couple of moment G is equal to what, यानी यहाँ पे आपको G is equal to बताना है वेयर सिंबल है देयर यूजुअल मीनिंग। तो कह रहा है कि यदि सिंगल फोर्स जो है R इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो G जो कपल ऑफ मोमेंट है उसका क्या वैल्यू होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा अभी हमने इफेक्ट में बात किया था उसका समेशन x1 y1 माइनस y1 x1, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ये इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी पे दिया गया है। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है इफ थ्री फोर्सेस कीप अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी, यदि थ्री फोर्सेस हैं और ये एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे जो होंगे वो कोप्लेनर होंगे। कैसे होंगे? कोप्लेनर। तो राइट ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कोई थ्री फोर्सेस हैं और ये किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम रख रहे हैं तो कौन से फोर्स होंगे? कोप्लेनर फोर्सेस होंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ रिजिड बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट। कह रहा है कि थ्री कोप्लेनर फोर्सेस हैं और ये किसी रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और वो किस फॉर्म में हैं? इक्विलिब्रियम में हैं। तो कैसे होंगे? तो ये कैसे होंगे? इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर मीट इन ए पॉइंट और बी पैरेलल, यानी ये पैरेलल भी हो सकते हैं और किसी पॉइंट पे मिल भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें जो पूछा जा रहा है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कैटेनरी इज। अभी हमने बताया था कि इन सब फार्मूलों को जो भी आपको इक्वेशन दिए गए हैं कार्टेशियन इक्वेशन या इंट्रिंसिक इक्वेशन सबको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, सीधे पूछा जा रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कैटेनरी इज। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कैटेनरी इज। अब देखिए फिर से इंट्रिंसिक इक्वेशन पूछा गया है। तो जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है? s इज इक्वल टू सी टेन साई। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी इज क्या होगा? s इज इक्वल टू सी टेन साई। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, रिलेशन बिटवीन यस एंड वाई ऑफ ए कैटेनरी। अभी हमने कहा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यस एंड वाई में जो रिलेशन है वो है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें जो पूछा गया है टेंशन एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑफ ए कैटेनरी इज, यानी किसी कैटेनरी में कैटेनरी के किसी पॉइंट पे टेंशन की हम बात करें तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि टेंशन एट एनी पॉइंट यानी टी और वाई में रिलेशन क्या होता है? टेंशन और ऑर्डिनेट में जो रिलेशन होता है टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, और इसी को हमने बताया टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेंशन एट एनी पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कि टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट्स ऑफ कैटेनरी इज। तो इस केस में जो लोवेस्ट पॉइंट जो टेंशन होता है उसको हम T0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है WC, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, यानी टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा WC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इज, यानी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यानी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कैटेनरी क्या होगा?
तो यहाँ पे जो होता है उसका वैल्यू होता है y इक्वल टू a log sec x अपान a। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, y इक्वल टू a log sec x अपान a। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, फॉर ए कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मास पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, यानी किसी कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए मास पर यूनिट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये जो प्रोपोर्शनल होता है कॉस हाइपरबोलिक यस अपान ए के। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस हाइपरबोलिक एस अपान ए के प्रोपोर्शनल होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाए क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें पूछा गया है कि द वर्चुअल वर्क डन बाय टेंशन ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। देखिए अभी हमने बात किया था फैक्ट में कि जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए जो वर्चुअल वर्क डन होता है वो क्या होता है, माइनस टी डेल नहीं, टी डेल्टा एल नहीं, ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है, इनएक्सटेंसिबल की जो होता है वो होता है 0। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें पूछा गया है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, यानी थीटा एंगल पे दी दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p साइन थीटा, नहीं ये नहीं होता है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा, ये भी नहीं होता है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है, जो r का वैल्यू होता है वो होता है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये अंडर रूट में होता है। किसमें होता है, अंडर रूट में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आप फैक्ट तैयार रखते हैं तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है इफ़ टी बी द टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कैटेनरी T0 डेट एट द लोवेस्ट पॉइंट C and W be the weight of the arc CP of the catering, then value of T square minus T0 square is। कह रहा है कि T टेंशन है किसी पॉइंट P पे और T0 है एट लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन है और W वेट है, तो उस केस में T स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इस केस में जो T स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा W स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे D2 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पूछा गया कि फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज। तो यहाँ पे जो आप किसी क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट पूछा जा रहा है इसका मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। इसका जो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी प्लस क्यू अंडर रूट में 2, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होता है राइट आंसर होता है। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपना अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इजीली अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें।